A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching DTIDT for CA Final and CA Inter GST. So CA Inter GST का ये ऑलमोस्ट नहीं, एक्चुअली लास्ट टॉपिक है TCS, क्योंकि अभी जब मैंने आपको PDF लिंक प्रोवाइड की तो व्हाट आई हैव फाउंड कि TCS हमारा रह गया था, तो उसको आज अपन क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। तो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की बात करें तो भाई ये टैक्स कलेक्शन एट सोर्स क्यों होता है, तो वेदर इट इज सीए इंटर सीए फाइनल, ध्यान से देखो इस वीडियो को, आपको सब समझ में आ जाएगा। सो कमिंग टू स्पेसिफिकली टीसीएस, बहुत छोटा टॉपिक है, विद इन हाफ एन आवर इट विल गेट कंप्लीटेड। अब टीसीएस में मैम टैक्स कलेक्शन करने की जरूरत किनको होती है, एंड जिन लोगों को कहा जाता है कि आपको टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना है, ठीक है, जिन लोगों को ये रिक्वायरमेंट दी जाती है कि दे हैव टू डू टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, तो आर दे रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड, क्या उनको रजिस्ट्रेशन लेने की भी जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन रजिस्ट्रेशन का सेक्शन नंबर 24, एंड सेक्शन नंबर 24 बोलता है जिन भी लोगों को सेक्शन नंबर 52 में टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना है, दे आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड, दे आर व्हाट, मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। तो हाँ भाई, टैक्स कलेक्शन करने वालों को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नाउ मैम, हु आर द पर्सन, वो कौन है जिनको टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना है। तो देखो, टैक्स कलेक्शन एंड सोर्स करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये चार्ट फॉर द टैक्स कलेक्शन एट सोर्स ही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स अंडर जीएसटी किसको करना होता है। तो क्या मैम देखो, एक तुम्हें याद होगा टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, मैंने कई बार बोला ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना होता है, बट कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर को ये टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना है, बात वही हमको समझनी पड़ेगी कि मैम ये तो समझ में आया टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करने का काम किसका है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करने का काम है ई कॉमर्स ऑपरेटर का। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करने का काम किसका है, ई कॉमर्स ऑपरेटर का। सो व्हेन टैक्स कलेक्शन एट सोर्स इज डन बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो यहाँ पे आपको क्या सोचना पड़ेगा कि मैम वो कौन सा ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसको टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना है। तो सबसे पहले मैं याद दिलाती हूँ, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक रहेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर का, उसको एक बार पहले जरूर देख लेना। तो मैम वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 की सर्विस देता है, द ई कॉमर्स ऑपरेटर दैट इज रिक्वायर्ड टू गिव सर्विस अंडर 9 सबसेक्शन 5, क्या उसको टीसीएस का कलेक्शन करना है। तो मैं अभी बता रही हूँ, द आंसर इज नो, नहीं। स्पेसिफिकली बोल रहा है 9 सबसेक्शन 5 वाले को टैक्स कलेक्शन नहीं करना, क्यों, क्योंकि अगर आप 9 सबसेक्शन 5 में आते हो तो आपको खुद टैक्स पे करना पड़ता है। You are required to pay the tax as an e-commerce operator, तो it is not about collection, it is about payment of self by e-commerce operator। इसलिए सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में अगर आप क्या होते हो, फॉल होते हो, तो इट्स नॉट यू हु हैव टू कलेक्ट द टीसीएस, बट इट इज यू हु हैव टू पे द टैक्स। मैम 9 सबसेक्शन 5 बस एक रिकॉल करने के लिए बता दो वो कौन कौन सी सर्विस थी। तो 9 सबसेक्शन 5 में रिकॉल करने के लिए बता रही हूँ क्या क्या सर्विस थी, याद करो। सबसे पहली सर्विस आपकी जो थी, इसमें कहीं ना कहीं हाउसकीपिंग रिलेटेड सर्विस थी, जैसे कारपेंटर, ये वो हाउसकीपिंग रिलेटेड सर्विसेज है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाली सर्विस थी, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के अलावा ये देखो होटल एकोमोडेशन रिलेटेड सारी सर्विसेज थी, और अभी रेस्टोरेंट वाली सर्विस भी जुड़ गई। तो 9 सबसेक्शन 5 ने कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज बताई हैं। अगर ये स्पेसिफाइड सर्विस है तो इट इज नॉट अबाउट टैक्स कलेक्शन, इट इज अबाउट 100% टैक्स विल बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। यहाँ तो भाई पूरा की पूरा टैक्स ही किसको पे करना पड़ेगा, मेरे ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही फुल फ्लेज टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, देन मूविंग टू सेकेंड। चलो मैम ये तो समझ में आ गया कि ये वो ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। मैम ई कॉमर्स ऑपरेटर फिर कौन सा होगा, मैम ई कॉमर्स ऑपरेटर का काम क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर का काम है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किस चीज की फैसिलिटी, फैसिलिटी आइदर फॉर द सेल ऑफ गुड्स और फॉर द सेल ऑफ सर्विसेज।
इट विल प्रोवाइड फैसिलिटी आइदर फॉर द सेल ऑफ गुड और फॉर द सेल ऑफ सर्विसेज, फैसिलिटी देता है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं अगर अमेजोन की, अमेजोन इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, राइट, यस। अब अमेजोन की हेल्प क्या है, अमेजोन गुड्स सेल कराने में हेल्प करता है। अब बोलते हैं ये हमारा कौन है, शॉपकीपर जो एक्चुअली गुड्स सेल करता है। अमेजोन इज द प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कौन कहाँ पे कितने गुड्स बेच रहा है, ठीक है। तो मैंने जब ये गुड्स ऑर्डर किए या फिर मैंने जब ये सर्विसेज ली, तो वॉट एवर इट इज, वेदर इट इज गुड्स और इट इज सर्विस, तो जब मैं पेमेंट कर रही हूँ, अगर पेमेंट डायरेक्टली शॉपकीपर को जाता है, अगर पेमेंट किसको जाता है, डायरेक्टली शॉपकीपर को जाता है, तो क्या ये ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर चलेगा जिसको टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना है? तो बोलते हैं ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है, बट द पेमेंट इज नॉट कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, पेमेंट इज डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स और प्रोवाइडर ऑफ द सर्विस। इन सच अ केस ऑल्सो इट इज नॉट द ई कॉमर्स ऑपरेटर। यहाँ पे भी ये वो ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है जिसको टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना है। तो मैम कौन सा ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसको टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना है? 9(5) वालों को तो पूरा पूरा खुद पे करना है। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट कलेक्ट नहीं करता उसके लिए भी आप बोल रहे हो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ये वो नहीं है जिसको टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना है, तो फिर कौन सा ई कॉमर्स ऑपरेटर आएगा? तो मैं बता रही हूँ फिर से कि ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसके थ्रू चाहे मैं गुड्स लूं या फिर सर्विस लूं, एंड यही ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो क्या करेगा, पेमेंट कलेक्ट करेगा। द कलेक्शन ऑफ द पेमेंट विल बी डन बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, और ये पेमेंट फिर वो क्या करेगा, रीइंबर्स करेगा, ट्रांसफर करेगा किसको, एक्चुअल शॉपकीपर को। इस ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करना पड़ेगा, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ये वाला जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, दिस विल बी रिक्वायर्ड टू डू द टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो अब तुम थोड़ा सा चार्ट में देखो, सबसे पहले सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 की बात की, तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में तो इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, क्योंकि 100% टैक्स इनको पे करना होता है। देन इसके बाद अगर आप खुद अपने ही पोर्टल से कुछ सेल कर रहे हो, मैंने खुद ने अपना पोर्टल बना लिया, स्टडी मेड इजी का एक वेबसाइट बना लिया, वहां से मैं अपनी क्लासेस अगर सेल कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स नहीं है, ठीक है। या फिर मैम ई कॉमर्स ऑपरेटर जहां पे सेल तो करते हैं लेकिन पेमेंट इज नॉट कलेक्टेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, पेमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट नहीं करता, देन ऑल्सो सेक्शन नंबर 52, सेक्शन नंबर 52 क्या है, सेक्शन नंबर 52 इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का सेक्शन, वो तब भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो तब एप्लीकेबल होगा जब ये पर्सन क्या कर रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई करने देता है गुड्स या सर्विस का, और पेमेंट का कलेक्शन भी कौन करता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। इन्हें क्या करना होगा, इन्हें टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना होगा सेक्शन नंबर 52 में। एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स कितना होगा, if it is CGST, SGST it is 0.5% and if it is IGST it is 1%। तो मैम तब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होगा जब ये पेमेंट कलेक्ट करेंगे, और पेमेंट कलेक्ट करने के साथ if it is CGST, if it is SGST, if it is CGST, SGST it is 0.5% and 0.5%, if it is IGST it is 1%, तब ये क्या हो जाता है, हमारा 1% हो जाता है। लेकिन मैम ये 0.5 या 1% किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये 0.5 एंड 0.5% या 1% हम किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, तो इट वुड बी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, इट इज अबाउट एग्रीगेट ये किसके ऊपर लगाओगे आप, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। मैंने क्यों टैक्सेबल सप्लाई लिखा है, इसीलिए लिखा है टैक्सेबल सप्लाई क्योंकि अगर एग्जेम्प्ट है वो सप्लाई, अगर वो सप्लाई एग्जेम्प्ट है या शेड्यूल 3 में कवर होता है या शेड्यूल 3 में कवर होता है या मेगा एग्जेम्पशन है, तो भाई टैक्स ही नहीं लगेगा ना। तो आपको लेना होगा आपका सबसे पहले एग्रीगेट टैक्सेबल सप्लाई, और इसमें अगर कोई रिटर्न आया है तो उस रिटर्न को आपको सब्ट्रैक्ट करते हुए नेट एग्रीगेट सप्लाई जो होगा आपका, नेट एग्रीगेट टैक्सेबल सप्लाई जो होगा, उस नेट एग्रीगेट टैक्सेबल सप्लाई पे यू हैव टू अप्लाई व्हाट, टीसीएस। अब जब आप एग्रीगेट टैक्सेबल सप्लाई लोगे उसमें से आप सेल्स रिटर्न तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। बट साथ में एक चीज और है मैम, आपने बोला टैक्सेबल सप्लाई,
आपने क्या बोला, एग्रीगेट टैक्सेबल सप्लाई। तो मैम एक टैक्सेबल सप्लाई वो भी हो सकता है जिसमें डायरेक्ट ओवरऑल ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा, दैट मीन्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। और बाकी टैक्सेबल सप्लाई वो हो सकता है जिसमें टैक्स कलेक्शन होगा। तो हम किस पे 0.5% या 1% अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली सिर्फ उतने के लिए जिसपे टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल है। दैट मीन्स यहाँ मुझे ऐसे नोटिफाइड सर्विसेज भी सब्ट्रैक्ट करने होंगे जिसपे 9 सबसेक्शन 5 मेरा क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो आई विल सब्ट्रैक्ट दैट 9 सबसेक्शन 5 वॉट एवर इज एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ तो टैक्स कलेक्शन ही नहीं होता, यहाँ तो 100% ईसीओ को ही पेमेंट करना होता है। तो ये जो भी आप टैक्स कलेक्शन करोगे, ये टैक्स कलेक्शन करने के बाद आपको कब तक किसको पे करना है, ऑब्वियसली ये टैक्स कलेक्शन करने के बाद गवर्नमेंट को विद इन 10 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, 10 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, जिस मंथ में आपने टैक्स कलेक्शन किया उस मंथ के एंड के बाद सक्सीडिंग मंथ में 10th डे तक आपको क्या करना है, टैक्स कलेक्शन किया हुआ गवर्नमेंट को दे देना है। इसके साथ में मंथली स्टेटमेंट भी जाएगा, एनुअल स्टेटमेंट भी जाएगा। और एनुअल स्टेटमेंट कब तक जाता है, 31 दिसंबर ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, सक्सीडिंग मंथ के 31 दिसंबर तक एक क्या चला जाता है, एनुअल स्टेटमेंट चला जाता है। दिस इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू टीसीएस। तो मैम ये सब क्या है, टीसीएस, टीसीएस इज ऑलमोस्ट ओवर, ऑलमोस्ट नहीं पूरा ही खत्म हो गया। अब मैं टीसीएस के रिस्पेक्ट में सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ क्लैरिफिकेशन, आई एम गिविंग क्लैरिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू टीसीएस। अब टीसीएस का क्लैरिफिकेशन नंबर 1, टीसीएस का जो क्लैरिफिकेशन है वो कहता है, देखिए मैम हम क्या करते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स भी सप्लाई करते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज भी सप्लाई करते हैं। अब हम मैम आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर याद दिलाते हैं, और रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि सर्विस के रिस्पेक्ट में चाहे आप इंटर स्टेट सप्लाई करो या इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस करो, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस, सर्विस के रिस्पेक्ट में चाहे आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं या फिर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस। गुड्स के लिए इंटर स्टेट पर नहीं है, गुड्स का अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो आपको तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ जाता है, बट नॉट विद द केस ऑफ द सर्विस। तो बोलते हैं मैम अगर कोई भी सप्लायर क्या करता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस देता है, क्या उसे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो वही बोल रहा है 20 लाख तक फॉर द केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। एंड अगर कुछ जगह स्पेशल कैटेगरी की हमने स्टेट्स देखी वहां 10 लाख का थ्रेशोल्ड अवेलेबल है, तो सर्विस के लिए आइदर इट इज 20 लाख और 10 लाख, जब तक वो क्रॉस नहीं होता, नो रिक्वायरमेंट टू गेट रजिस्टर्ड इवन इफ यू वांट टू सेल योर गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, बिकॉज ये सर्विस है। ठीक है मैम, वेदर ई कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ सर्विस, तो वही बोल रहा है ना, जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं होगा 20 लाख तक, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स कलेक्शन भी क्यों करेगा। तो अप टू 20 और 10 lakh for the supply of service, neither the supplier is required to get registered nor e-commerce operator is required to deduct any TCS। ठीक है, ये हो गए मेरे दो क्लैरिफिकेशन। फिर आते हैं दूसरे क्लैरिफिकेशन पे, ये बोलता है वेदर ई कॉमर्स ऑपरेटर टू टेक रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट। मैम ई कॉमर्स ऑपरेटर का काम क्या है कि अलग अलग स्टेट में गुड्स सेल करवा देता है, फैसिलिटेट करवाता है कि वी कैन सेल द गुड्स एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। तो क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी जितनी स्टेट में दे आर हेल्पिंग टू सेल द गुड्स और सर्विसेज, क्या हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? बिल्कुल, यस दे आर रिक्वायर्ड टू टेक स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वैसे भी जीएसटी में सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो यस दे आर रिक्वायर्ड टू टेक व्हाट, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन उनको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। डन। तो ये हो गया मेरा कि यस यहाँ पे इनको क्या लेना पड़ेगा, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद बोलते हैं इट में डिक्लेयर हेड ऑफिस एज प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन इन दैट स्टेट इफ डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस। अगर किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर का फिजिकल प्रेजेंस नहीं है किसी स्टेट में, तो किसी हेड ऑफिस को भी क्या कर सकता है, अपना प्लेस ऑफ द बिजनेस डिक्लेयर कर सकता है। मैम क्या टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना पड़ेगा अगर ये एग्जाम सप्लाई, तो भैया एग्जाम सप्लाई पे टैक्स ही नहीं लगता, तो तुम किस बात का टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करोगे? तो ऑब्वियसली इफ इट इज एन एग्जाम सप्लाई, नो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स नहीं होगा। बट मैम व्हाट इफ इट इज अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म?
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कलेक्शन होगा क्या? तो नहीं होगा ना, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये तो खुद रिसिपिएंट ही होता है जिसको क्या करना होता है, ओवरऑल टैक्स का पेमेंट करना होता है। इट इज द रिसिपिएंट हु इज रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स ओवरऑल बेसिस पे। तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट पे तो हम नहीं करेंगे, और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे भी नहीं होगा, क्योंकि रिसिपिएंट को पूरा टैक्स तो उसी को पे करना पड़ रहा है, तो उससे टैक्स कलेक्शन करके क्या करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है मैम क्या टैक्स कलेक्शन एट सोर्स तब भी होगा जब वो कंपोजिट टैक्स पेयर है। तो याद करो कंपोजिट टैक्स पेयर जो है, कंपोजिट टैक्स पेयर का तो एक अलग ही रेट रहता है, अलग ही रेट से हम उसका क्या करते हैं, टीसी टैक्स कलेक्ट करते हैं। और ये भी याद करो एक कंपोजिट टैक्स पेयर कभी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल नहीं कर सकता है, दे आर नॉट अलाउड। तो भाई जब वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल ही नहीं कर सकते तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर उसका टैक्स कलेक्शन कैसे करेगा। तो कंपोजिशन टैक्स पेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेल द गुड्स और सर्विस। तो कंपोजिशन वालों की सर्विस तो यहाँ पे आती ही नहीं है, तो दे कैन नॉट सेल द गुड्स थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनको स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। समझो लॉजिक, अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स वगैरह सेल करेंगे तो ई कॉमर्स ऑपरेटर तो इंटरस्टेट सप्लाई भी करवाएगा, है ना। तो इंटरस्टेट सप्लाई तो अलाउड ही नहीं है मेरे कंपोजिशन डीलर को, तो इसलिए बोल रहा है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी सेल नहीं कर सकते हैं। मैम क्या टीसीएस का कलेक्शन तब होगा जब इंपोर्ट कर रहे हैं हम गुड्स या सर्विस। गुड्स एंड सर्विस का हम क्या कर रहे हैं, अगर गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट करें तब टीसीएस कलेक्ट करोगे। तो इफ इट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सेक्शन नंबर 7 हमने स्टार्टिंग में ही किया था कि सेक्शन नंबर 7 में इंपोर्ट ऑफ सर्विस में बताया कि यहाँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। एंड व्हेन इट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो वैसे ही हमको पता है यहाँ पे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स नहीं हो सकता है। देन टैक्स कलेक्शन एट सोर्स गोल्ड पे भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता मैम गोल्ड पे, क्योंकि गोल्ड में ना मार्जिन वैसे ही बहुत कम रहता है। अगर आप इनका टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करवा दोगे तो इनका ना पैसा ब्लॉक हो जाएगा, जिससे इनकी मार्जिन कम हो जाती है। तो स्पेसिफिकली गोल्ड के ऊपर टैक्स कलेक्शन को एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है। मैम कभी ऐसा हो जाए कि सेल्स रिटर्न ज्यादा हो जाए, सेल्स रिटर्न सेल्स से भी ज्यादा हो जाए, तो क्या टीसीएस आप कलेक्ट करोगे? नहीं करेंगे, नेगेटिव आ गया, क्योंकि हमने बोला है हम टैक्सेबल सप्लाई में से रिटर्न माइनस करेंगे और 9 सबसेक्शन 5 माइनस करेंगे, उसके बाद इस पे टीसीएस लगाएंगे। अगर आपके रिटर्न ज्यादा है किसी मंथ में, सेल्स कम हुई है, अमेजोन पे हो सकता है ना, आप लोग खरीदते हो, मिंत्रा पे खरीदते हो, फिर सेल कर वापस रिटर्न करते हो, तो हो सकता है किसी मंथ में सेल्स रिटर्न इज मोर देन सेल्स एक्चुअली, तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑन नेगेटिव वाले पे कोई भी टीसीएस कलेक्शन नहीं होता है। देन अगर मैम एक से ज्यादा ई कॉमर्स ऑपरेटर का यूज हो रहा है, तो अगर किसी एक भी ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टीसीएस का कंप्लायंस कर लिया तो बहुत है, हर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर को कंप्लायंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इवन अगर एक फॉरेन ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो फॉरेन ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के कंप्लायंसेस पूरे करने जरूरी है। So within 18 minutes, right now, we have completed tax collection at source. Tax collection at source वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर करता है जो पेमेंट कलेक्ट करेगा, फैसिलिटी तो प्रोवाइड करे, साथ में पेमेंट कलेक्ट करके सप्लायर को देगा। उसे 0.5 सीजीएसटी एसजीएसटी दैट मींस इंट्रास्टेट पे और 1% फॉर इंटरस्टेट टीसीएस का कलेक्शन करना होता है। ये कलेक्शन होता है एग्रीगेट टैक्सेबल सप्लाई सब्ट्रैक्टेड बाय नोटिफाइड सर्विसेज जो 9 सबसेक्शन 5 की है, और सब्ट्रैक्ट करना है इसमें सेल्स रिटर्न। जो वैल्यू आएगी उस पर आपको टैक्स कलेक्शन करना है। जो भी टैक्स कलेक्ट हो गया नेक्स्ट मंथ के 10th तक जाना चाहिए गवर्नमेंट के पास, और एनुअल स्टेटमेंट भी 31 दिसंबर ऑफ द सक्सीडिंग मंथ तक क्या हो जाना चाहिए, चला जाना चाहिए। देन इसके बाद आता है हमारे पास कि मैम अगर सर्विस वाले, तो सर्विस वाले को ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू देने में, और ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी 20 लाख और 10 लाख तक इनका टीसीएस कलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। टैक्स कलेक्शन नहीं होगा अगर क्या है, एग्जेम्प्ट सप्लाई है या फिर आरसीएम है, जैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस। गोल्ड पे स्पेसिफिकली टैक्स कलेक्शन एट सोर्स क्या करके रखा है, एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है।
अगर आप फॉरेन ई कॉमर्स ऑपरेटर हो तो भी आपको क्या करना होगा, टीसीएस का कंप्लायंस करना होगा इफ द कंडीशंस आर कंप्लाइड। एक ई कॉमर्स नहीं, मैं 3-4 ई कॉमर्स ऑपरेटर की मदद ले रही हूँ, तो एक ने भी अगर उस चेन में कंप्लायंस किया है तो दैट इज ओके। हमें दूसरे को कंप्लायंस करवाने की फिर क्या है जरूरत नहीं है, अगर एक ने टैक्स कलेक्शन कर लिया है तो विद दिस विद इन 2 मिनट्स तो रिविजन भी खत्म हो गया टीसीएस का। याद रखना, वेदर यू आर डूइंग टीडीएस और टीसीएस, सेक्शन नंबर लर्न करना कंपलसरी है, बिल्कुल है। तो वेदर यू आर सीए फाइनल का स्टूडेंट या फिर सीए इंटर का स्टूडेंट, सेक्शन नंबर 51 एंड 52, 51 फॉर टीडीएस, 52 फॉर टीसीएस आपको लर्न करना है। और बकायदा याद रखना टीडीएस एंड टीसीएस लिखते वक्त वो कीवर्ड्स कौन से यूज करें, क्योंकि हर क्वेश्चन में वो वही कीवर्ड्स यूज करते हैं, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। With this we have completed CA Inter का full fledged course। शेयर कर दो जितना हो सके, क्योंकि पूरी क्लास जैसा पढ़ाया है और क्लास ही है ये, रेगुलर से भी ज्यादा ही डिटेल में मैंने कोशिश की है सारी चीज अच्छे से देने की। तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल रहा ना तो फॉर श्योर किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपका शेयर करना टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज दिस इज द सोर्स ऑफ माई मोटिवेशन when I get your very, very, very honest comments. Chalo, bye bye. Good night.